से पहले शुरू करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले पूछा था। इन्होंने पूछा करंट अफेयर्स जो है उसका मेंस में वेटेज क्या है, ये पूछा था ना। तो करंट अफेयर्स जो है मेंस में वेटेज क्या है वो देखते हैं। तो देखिए मेंस में जो पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो आप बताइए कि पेपर 4 जो कि लैंग्वेज का है, ग्रामर का, क्या इसमें करंट अफेयर्स का कोई भूमिका हो सकती है? तो पेपर 4 में कोई रोल नहीं है करंट अफेयर्स का। फिर उसके बाद पेपर 1, पेपर 1 मेनली किसका है? हिस्ट्री, इतिहास, राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर और बिजनेस स्टडीज वगैरह, उसमें और ऑडिटिंग, उसमें भी कोई करंट की गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद पेपर 2 साइंस, एथिक्स और ज्योग्राफी, इसमें भी कोई ज्यादा करंट से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ ये जो ज्योग्राफी का स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट, कुछ एक पार्ट जिसमें आप सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी वगैरह की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की क्षमताएं बढ़ती रहती हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी जो आप स्थापित क्षमता है वो बढ़ती रहती, उसको थोड़ा सा अपडेट करना होता है। या फिर कोई पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड कोई आंकड़े हैं तो उनको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है। या फिर हर 2 साल में आती है वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको अपडेट करना पड़ता है। उसके अलावा ज्यादा करंट अफेयर्स इसमें भी नहीं है, थोड़ी लिमिटेड चीजें हैं बट ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद पेपर 3, पेपर 3 में जो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें कुछ चीजें आपकी थोड़ी सी जो वर्तमान में राजनीतिक मुद्दे जो चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह के माध्यम से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या है, किस तरह से स्थिति है। जैसे मान लो कि अभी मान लो हाल ही में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तो आप हाल ही में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें वोट जो होता है उसका कितना कितना वेटेज होता है, वो सारी चीजें जो हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है तो वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पॉलिटी में थोड़ा सा इनडायरेक्ट करंट आता है, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं अभी करंट में वर्तमान में, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई प्रशासन से रिलेटेड, इसमें तो थ्योरीज वगैरह होती हैं, कोई सिद्धांत वगैरह होते हैं, तो वो सीधे आते हैं, थ्योरेटिकल ही है, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। स्पोर्ट्स योगा वाला जो है पार्ट आपके, उसमें स्पोर्ट्स में कोई नए कोई गेम्स में जीता है या किसी का कोई नाम अभी रिसेंटली नाम रहा है तो वो आपसे थोड़ा पूछा जा सकता है, वरना ज्यादा करंट इसमें भी नहीं है। तो पेपर 3 में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, वरना डायरेक्टली इतना करंट जो है वो नहीं आता। प्लस आपके एनवायरमेंट वाला जो चीज है, ज्योग्राफी वाला जो पेपर 2 था ना, पेपर 2 में एनवायरमेंट वाला सेक्शन भी आता है जो कि साइंस का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है। साइंस और ज्योग्राफी दोनों का जो पार्ट है पर्यावरण वाला, पर्यावरण वाले कुछ मुद्दे जो हैं उसमें करंट से रिलेटेड कभी कभी कुछ चीज पूछ लेते हैं। जैसे कि आर्द्र भूमियां अभी कई सारी जोड़ी गई हैं, रामसर साइट्स जो होती हैं उसमें इंडिया की कई सारी साइट्स हाल ही में जोड़ी गई, तो वो आपसे पूछी जा सकती है भले, वरना ऐसे कोई ज्यादा करंट आपके आता नहीं है। प्री में आपको करंट अच्छे से तैयार करना है और इकोनॉमिक सर्वे भी करना है राजस्थान का। दूसरा सवाल क्या था? हाँ, क्या था? हाँ, प्रिपरेशन के लिए, हाँ हाँ हाँ, प्री आ जाए, जल्दी आ जाए तो क्या। ठीक है। अच्छा, अगर आपका प्री का एग्जाम जल्दी से डिक्लेयर हो जाए तो अभी आप जो स्टार्ट कर रहे हो उसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो तैयारी की जा सकती। और फिर वो ये है कि अगर प्री का एग्जाम बिल्कुल सर पे होगा तो फिर आपको प्री ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ प्री में आते हैं पहले वो पढ़ने होंगे। तो अगर प्री का एग्जाम जल्दी डिक्लेयर हो जाता है तो हम उस हिसाब से मेंस वाले जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार के लिए क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। पहले आपको कौन से पढ़ाते हैं? जो प्री में आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं जो पढ़ा दिए जाते हैं। यदि आपकी वैकेंसी अनाउंस होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिलेबस पूरा करें, पर उस समय फिर आपको भी पूरा जोश में रहना पड़ेगा। अगर एग्जाम नजदीक है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा पढ़ाई में, क्योंकि अगर होगा टाइम कम होगा तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो वो हो जाता तैयारी। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको थोड़ी तैयारी, हम जितना मेहनत करेंगे उससे डबल मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। पीछे जो सवाल था कि हम आरएस के साथ साथ हम ग्रामीण परिवेश से हैं तो लंबी तैयारी है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है आरएस में, तो उसमें क्या करें? तो जब आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस के सिलेबस में जो चीजें हैं
वैसा ही सिमिलर कोई पैटर्न का कोई एग्जाम आता है तो उसको आप भले ही ट्राई कर सकते हैं, बट अगर किसी का पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है तो फिर आप डिवाइड हो जाता है, आपका मेंटल फोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है। जो कुछ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनके पास फैमिली का प्रेशर नहीं है, उनको अगर सक्सीड होना है वन अटेम्प्ट में तो कोशिश ये करें कि टारगेटेड रहें। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से अगर आपको जॉब में लगना ही पड़ता है या दूसरी वैकेंसीज वगैरह ट्राई ही करनी पड़ती है, तो आपको पता है मेंस का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट काफी समय बाद आता है, और रिजल्ट के आने के बाद इंटरव्यू की डेट आने में भी काफी समय लगता है। बीच में जो पीरियड है आप उसमें कर लो कुछ भी। आपने जैसे मेंस का एग्जाम दे दिया और आप फ्री हो गए, उसके बाद इंटरव्यू की तो कोई खास बड़ी तैयारी तो करनी नहीं है, उसके बाद आप कुछ भी जो दूसरा टारगेट करना चाहते हो या दूसरी साइड में जो भी चीज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। या फिर जो है प्री का एग्जाम जब आप देते हो तब आपकी काफी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। प्री का एग्जाम अनाउंस होने के बाद प्री और मेंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है जनरली, तो प्री की तैयारी तक तो आप फोकस रहो। प्री का एग्जाम होते ही मेंस का एग्जाम दे दो, मेंस का एग्जाम और प्री के एग्जाम में ज्यादा दूरी नहीं होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके बाद आप फ्री हो। आप जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर ट्राई कर सकते हो। बाकी कोई वैकेंसी आ जाती है जिसका सिमिलर पैटर्न है तो आप जरूर अटेम्प्ट करो, कोई मनाही तो है नहीं, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही विचित्र चीज ले ले जो कि आरएस के सिलेबस से बिल्कुल अलग हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट में क्या सवाल था? अरे, सबसे कठिन सवाल यही था। देखो मुझे लिटरली याद नहीं है कि मेरे नंबर कितने थे, पर मुझे रैंक याद है 154 रैंक रही थी मेरी, और उसमें मुझे अकाउंट सर्विसेज मिल रही थी। आपको पता है सर्विसेज में क्या क्या होती है? एक तो ये होती है एसडीएम की पोस्ट होती है, एसडीएम। उसके अलावा आपकी अकाउंट सर्विसेज होती हैं, अकाउंट्स, एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन वाली, और उसके अलावा तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तहसील आरपीएस होती है, और उसके अलावा तहसीलदार और बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो जो हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं चॉइस, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है, आपका जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग। मान लो जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपकी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग उससे पहले इंटरव्यू का जब आप फॉर्म भरते हो, इंटरव्यू के फॉर्म भरते समय या मेंस का फॉर्म भरते समय, इंटरव्यू का भरते फॉर्म, उस समय आपको अपनी चॉइस लिखनी होती कि आप कौन से वाले पोस्ट को प्रेफरेंस देते हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, आपकी सेकंड प्रेफरेंस, आपकी थर्ड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलती है। फर्स्ट प्रेफरेंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? एसडीएम ज्यादातर। और सेकंड प्रेफरेंस में से फिर आपकी चॉइस है आप क्या लिखते हो। जैसे मैंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस में क्या लिखा था? अकाउंट्स, अकाउंट सर्विसेज, और फिर थर्ड फोर्थ जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो। तो आपकी अगर रैंक बहुत अच्छी है, जैसे अगर आप टॉप 50 में हो या फिर टॉप 10 में हो ऑब्वियसली, तो आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है। पर अगर आप इसमें नहीं हो तो आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? आपका सेकंड प्रेफरेंस। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपकी रैंक के ऊपर। और जैसा मैंने बताया लैंग्वेज पेपर बहुत मायने रखता है, और जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी, मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो जो मेरे अच्छी नहीं थी या जो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, हमने जहां गलती की है या जहां कोई कमी रह गई हो तो वहां आप कमी ना छोड़े। आपको पता है पहले 2013 तक मैथमेटिक्स, मैथ्स था मेंस के एग्जाम में, और मैथ्स में फुल ऑन नंबर मिलते हैं, मतलब जितना भी 50 का पेपर है तो 50 के 50 नंबर मिलेंगे। और किसी की, हमारे जैसे व्यक्तियों की जिनकी मैथ्स कमजोर हो, उनका तो डूबना निश्चित होता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जो कि एक रातों रात नहीं आती, कोई चीज रट नहीं सकते आप। तो वैसी चीज जब होती है तो फिर आपको, अगर आपकी वीकनेस है कोई, तो उसके ऊपर मेहनत करो ताकि आपकी रैंक उस वीकनेस की वजह से नीचे ना जाए, और हमेशा आपको जीवन में अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। मेहनत ज्यादा करोगे, अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय कमजोरियों के ऊपर मेहनत करो, उसको स्ट्रांग बनाओ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल तो आप होगे, पर आपको ये तय करना है कि आपकी रैंक कौन सी बने, और रैंक आपकी बनेगी आप कितना मेहनत करते हो उस हिसाब से। अगर आपने अपना कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ा, सब पे मेहनत कर ली, तो डेफिनेटली आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस का जो चॉइस का जो पोस्ट है वो लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये अब आप ठान लो कि आपको केवल आरएस की तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी इस लेवल तक करनी है, इतनी स्ट्रांग तैयारी करनी है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस को चुनने से आपको कोई भी रोक ना सके। तो उतनी तैयारी कर लोगे आप लोग?
तो आपको क्या करना है, अपने बेसिस पे जितनी मेहनत इंस्टीट्यूट में हो रही है, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है हर साल हजारों स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, उसमें से सेलेक्ट भी होते हैं कई। तो कोई भेदभाव तो नहीं हुआ था पढ़ाने में? किस चीज में डिफरेंस रहा होगा? उनकी मेहनत में। आपको सबको सिमिलर बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, बट उनमें से सेलेक्ट कुछ लोग ही क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने जो पढ़ाया गया उसको पूरा अच्छे से उसको समझा, उसको याद किया। तो आप एक